नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी पृथ्वी हमारा आवास कक्षा 6 भूगोल के पाठ 4 पर। पाठ का नाम है मानचित्र। मानचित्र के बारे में समझेंगे, मानचित्र किसे कहते हैं। आज इस पाठ में हम क्या क्या समझेंगे उसे 1 मिनट के अंदर अंदर में चर्चा करते हैं। हम पढ़ेंगे मानचित्र किसे कहते हैं, जब बहुत सारे मानचित्रों को मिलाया जाता है क्यों उसे एटलस कहते हैं। मानचित्रों के 3 प्रकार, कौन कौन से 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। साथ ही साथ मानचित्र के 3 प्रमुख घटक यहाँ पर दिए गए हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इनके बारे में जानेंगे कि दूरी में क्या होता है, पैमाना। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे छोटे पैमाने की और छोटे मानचित्र और बड़े मानचित्र की क्यों ज़्यादा उपयोगी होता है बड़ा मानचित्र या नहीं बड़े पैमाने का मानचित्र। और साथ ही साथ पता करेंगे कि दिक् सूचक से क्यों दिशाओं का पता चलता है। और साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह कैसे हम पूरे धरातल के स्वरूप को एक छोटे से कागज में प्रतीक चिन्हों के माध्यम से समझते हैं। और क्या होता है रेखा चित्र एवं खाका। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आप पिछली अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सॉरी कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के एक भाग जैसे अपने देश है, राज्यों हैं, राज्य हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम देश, राज्यों, जिला, शहरों और गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो तब क्या होता है कि हमारे लिए यह उतना उपयोगी नहीं होता है ग्लोब। जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तब तो ग्लोब अच्छा है, लेकिन जब हमें देश है, राज्य है, अपना जिला है, शहर है, गांव है का अध्ययन करना होता है तो ऐसी स्थिति में मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक छोटे पैमाने का माध्यम से चपटी सतह खींचा गया चित्र है। प्रश्न बनता है कि मानचित्र किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह से इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। पैमाने की माध्यम से कागज पर बनाया गया चपटी सतह, जो पृथ्वी गोलाकार है लेकिन एक किसी स्थान का चपटी सतह को क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं, दूसरे मानचित्र बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब यह एटलस बन जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है एटलस किसे कहते हैं। जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो तब एटलस कहा जाता है या उसे एटलस कहा जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें नीचे वर्णित किया गया है। यहाँ पर 3 प्रकार के मानचित्रों को दिया गया है। भौतिक मानचित्र। प्रश्न पूछा जाएगा भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जो मतलब पृथ्वी ने हमें मुफ्त में दी हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागर हैं, इन सब को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, जहाँ पर पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाते हैं उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौतिक मानचित्र का अन्य नाम क्या है या इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे उच्चावच नाम से जाना जाता है। उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र।
राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, राजनैतिक मानचित्र किसे कहते हैं? राजनैतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाएं जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। कि मतलब एक गांव यहाँ से इधर को है या एक प्रदेश इधर को है, इधर हम जो ये सीमाएं बनाते हैं ये राजनैतिक मानचित्र में आता है। जबकि जो तीसरा प्रकार दिया गया है यहाँ पर थीमेटिक मानचित्र, जैसे कुछ विशेष जानकारियाँ होती हैं कि कहाँ सड़क है, सड़क का मानचित्र है, वर्षा का मानचित्र है, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न, थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है? सड़क है, वर्षा है, वन है, उद्योग हैं आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जा सकता है। इन मानचित्रों की दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। हमने चर्चा की थी कि क्या है दिशा दूरी, तो मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। या प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए, दिशा, दूरी और प्रतीक। आगे चर्चा करते हैं हम कि दूरी क्या होती है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कागज के एक पन्ने में दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी में व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेमी स्थल के लिए 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेमी बराबर 5 सेमी किया जाएगा। इस प्रकार पैमाने किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी के लिए 500 किलोमीटर दर्शाया जाता है। इसे छोटा पैमाना वाला मानचित्र कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि जब हम महाद्वीपों या देशों को मानचित्र बनाते हैं तब हम किस पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं? तब हम महाद्वीपों को दर्शाने के लिए या देशों को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का मानचित्र प्रयोग करते हैं। जबकि कहीं पर हमें गांव हैं या शहर हैं या एक छोटा क्षेत्र को दिखाना होता है तो वहाँ पर हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़ा मानचित्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न बना कि बड़ा मानचित्र किसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? गांव, शहर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि इससे क्या होता है, पैमाने की दूरी क्या होती है,
बड़ा मात्रक होता है। मतलब जैसे हमने यहाँ देखा 500 मीटर को हम 5 सेमी मान रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमने देखा था 1 सेमी को हम 5 किलोमीटर मान रहे थे। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से मानचित्र, मतलब बड़े पैमाने वाले या छोटे पैमाने वाले में से कौन सा मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। छोटे पैमाने वाले मानचित्र किसके लिए बनाए जाते हैं? छोटे पैमाने वाले मानचित्र शहरों गांवों को दर्शाने के लिए, जबकि बड़े पैमाने वाले मानचित्र आपके महाद्वीपों को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मानचित्र बनाया गया है। विकास का घर है। विकास के घर के उत्तर की दिशा में सीधे सामुदायिक केंद्र है और इसके पूर्व की ओर विद्यालय है। जबकि इधर देखें हम उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर पूर्व में इसके स्कूल है, विद्यालय है, और उत्तर पूर्व में ही पेड़ भी हैं, और साथ ही साथ पश्चिम की ओर दुकान है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर पैमाना जो रखा गया है वह रखा गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। आप देख सकते हैं ये जैसे 50 मीटर और 40 मीटर, 1 सेंटीमीटर के बीच को कितना मान लिया गया है? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मान लिया गया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। दिशा, हमने देखा था कि मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। एक तो होती है दूरी। दूरी में हम क्या करते हैं? धरातल की दूरी को किसी एक निश्चित अनुपात में रख करके मानचित्र में दर्शाते हैं। जबकि ये 2 प्रकार का हो सकता था, बड़े पैमाने वाले मानचित्र एवं छोटे पैमाने वाले मानचित्र। बड़े पैमाने वालों को हम गांव शहरों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि छोटे पैमानों को हम पैमाने वाले मानचित्रों को हम महाद्वीपों, महासागरों, देशों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब चर्चा करेंगे दिशा के बारे में। यहाँ पर एक दिक्सूचक दिया गया है। इसके अनुसार हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दिशाओं की। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिक्सूचक की सुई की दिशा किस ओर होती है? दिक्सूचक की सुई ये है उत्तर दिशा को दर्शा रहा है और ये है दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। आप कह सकते हैं कि दिक्सूचक हमारा उत्तर एवं दक्षिण दिशा को दर्शाता है। इसके मदद से हम दिशाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कागज या धरातल पर सीधे ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, ठीक इसी के विपरीत में दक्षिण दिशा होती है। और हम दाएं की ओर देखें तो पूर्व दिशा और बाएं की ओर देखें तो दक्षिण दिशा होती है। अब अगर हम उत्तर और ये कहलाते हैं प्रधान दिग्बिंदु। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? जो प्रमुख 4 दिशाएं हैं वही प्रधान दिग्बिंदु कहलाता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो 4 प्रमुख दिशाएं हैं वो कहलाते हैं प्रधान दिग्बिंदु। ऐसे ही उत्तर और पूर्व में है उत्तर पूर्व कहलाएगा, और दक्षिण और पूर्व में दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, और दक्षिण एवं पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं हम, और दक्षिण एवं पूर्व उत्तर, दक्षिण एवं उत्तर के बीच के क्षेत्र को दक्षिण उत्तर कह सकते हैं, दक्षिणोत्तर कह सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिए हैं, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। इसके साथ साथ ये दिशाएं हमने देखा जैसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर पश्चिम, ये सब दिशाएं यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह यंत्र जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई उत्तर
दक्षिण दिशा होती है, जिसे हमने चर्चा की थी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दिशाओं का सही ज्ञान हम किससे प्राप्त करते हैं। दिक्सूचक की सहायता से हम किसी भी दिशा का पता या स्थान का पता लगा सकते हैं। किसी भी स्थान के दिशा का पता हम दिक्सूचक से लगा सकते हैं। दिक्सूचक दिशाओं को जानने का एक माध्यम होता है, एक यंत्र होता है, हम कह सकते हैं। उसके बाद जो मानचित्र का तीसरा घटक है, दो घटकों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, दूरी एवं दिशा। अब चर्चा करेंगे मानचित्र के तीसरे घटक मानचित्र के तीसरे घटक प्रतीक के बारे में। अब प्रतीक के विषय में हम चर्चा करते हैं कि प्रतीक होता क्या है। यह मानचित्र का तीसरा घटक है। इससे पहले हम दूरी और दिशा जान चुके हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवन है, सड़क हैं, पुल हैं, वृक्ष हैं, रेल हैं, रेल की पटरियां हैं, कुएं को दिखाना क्या है, संभव नहीं है। मतलब कागज पर यह भवन, सड़क, पुल, रेल, वृक्ष ये बनाना संभव नहीं है, लेकिन इनके लिए वे निश्चित अक्षर हैं या छाया चित्र हैं, छाया रंग हैं या चित्र रेखाओं का उपयोग करके इनको दर्शाया जाता है। यहाँ पर दर्शाया गया है जिससे कि क्या हो जाता है, मानचित्र को समझना आसान हो जाता है। जैसे रेलवे लाइन के लिए ये दर्शाया गया है, बड़ी लाइन के लिए, मीटर लाइन के लिए ये दर्शाया गया है। जबकि रेलवे स्टेशन हम ये अगर किसी भी मानचित्र पर यह है तो ये रेलवे स्टेशन है, अगर ये है तो ये रेल की मीटर लाइन है। जबकि अगर ऐसे चिन्ह हैं वहाँ पर तो वह क्या है, रेल की बड़ी लाइन है। अगर सड़कें देखनी है हमने, इस प्रकार की सड़कें हैं तो ये पक्की सड़क है, और डॉट डॉट जहाँ पर रखा है तो वह क्या होती हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। ऐसे ही सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम ऐसे दिखा सकते हैं मानचित्र पर, जबकि राज्य की सीमाओं को हम इस तरीके से दिखाते हैं, और जिला जो होता है उसकी सीमाओं को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है। नदी है तो इस तरीके से दर्शाएंगे, कुआं है तो उसको इस तरीके से दर्शाएंगे, तालाब है तो उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं, और नहर है तो उसको इस तरीके से, पुल है तो उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। वहीं मंदिर को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, और गिरजाघर को ऐसे दर्शा सकते हैं, मस्जिद को ऐसे दर्शा सकते हैं, और उनका छतरी है उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस है, हम पोस्ट ऑफिस को पीओ करके दर्शा सकते हैं, जबकि पोस्ट एवं टेलीग्राफ है पीटीओ करके दर्शा सकते हैं। पुलिस स्टेशन है पीएस करके दर्शा सकते हैं। बस्ती है तो उसको हम इस प्रकार दर्शाएंगे, और कब्रिस्तान है तो उसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। पेड़ हैं इस तरीके से, एवं घास है उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। आशा करता हूँ कि आप प्रतीक चिन्हों के विषय में समझ पा रहे होंगे कि ये प्रतीक चिन्ह के माध्यम से मानचित्र कैसे बनाया जाता है। मानचित्रों के एक विश्वव्यापी भाषा होती है मानचित्रों की एक, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक यहाँ पर दर्शाए गए हैं, 4:3 में दर्शाए गए हैं। आप देखें, आप लोगों ने जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को, भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठारों को, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग ये नदी को दर्शाने के लिए किया गया है। साथ ही साथ जलाशयों को भी, ये झील है इसे दर्शाया गया है। अगर हम चर्चा करें तो पर्वतों की, तो उसे भूरे रंग से दर्शाया गया है यहाँ पर। और उसके साथ साथ हम चर्चा करें तो पीला रंग
पठारों को दर्शाया गया है यहाँ पर, और मैदानों को दर्शाने के लिए हरा रंग का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं ये हरा रंग। तो ये सब आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि कौन पर्वत हैं, कौन आपके पठार हैं और कौन आपके मैदान हैं। इसके बाद होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है कि जैसे आप किसी मित्र के वहाँ पर जा रहे हैं, आपको घर का रास्ता पता नहीं है, मित्र ने फ़ोन पर ही आपको रास्ता बता दिया, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। मतलब आप वहाँ तक पहुँच गए। और साथ ही साथ होता है खाका। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र हम बहुत ही जानकारियाँ देते हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। अब खाका किसे कहा जाता है? जब हम बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींचते हैं तो उसे खाका कहते हैं। यह था कक्षा 6 का पाठ नंबर 4 मानचित्र। मानचित्र के विषय में आशा करता हूं कि जो चर्चा हमने की आप लोगों को समझ में आई होगी। ऐसे ही चर्चा हम प्रत्येक पाठ पर करेंगे। कक्षा 6 के भूगोल और जो भी सामाजिक विषय के अन्य पुस्तकें यहाँ पर हैं, इतिहास और 7 एवं 8 की कक्षाओं को भी हम निरंतर जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होता है तो आपको वह जानकारी सबसे पहले मिल पाती है। जय हिंद, जय भारत।